बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने फर्स्ट हाफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था और हमने उसकी कंक्लूजन्स को, लिमिटेशंस को देख लिया था। आज हम फर्स्ट हाफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशंस को देखेंगे। एप्लीकेशंस है फर्स्ट लॉ की। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। सो इन प्रोसेसेस में बेसिकली क्या होगा, आप ये चेक करेंगे किस प्रोसेस में वर्क डन हो रहा है, किस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वर्क डन हो रहा है, किस प्रोसेस में वर्क डन नहीं हो रहा, और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स। सबसे पहला प्रोसेस है आपके पास आइसोबैरिक प्रोसेस। कैसे डिफाइन करते हैं इसे? अ प्रोसेस इन विच हीट इज गिवन टू द सिस्टम बट प्रेशर रिमेन्स। आपने सिस्टम को हीट दी लेकिन प्रेशर क्या रहा? हालांकि हीट देने पर प्रेशर घटता है लेकिन प्रेशर क्या रहा? कांस्टेंट रहा। इसका मतलब कि सिस्टम ने कुछ वर्क डन किया होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी होगी, उसने कुछ वर्क डन किया होगा, तो उस हीट को उसने एब्जॉर्ब करके प्रेशर को कांस्टेंट रखा होगा। सो इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहा, हीट देने की वजह से टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब याद रखिए कि वॉल्यूम के साथ क्या रिलेटेड है? वर्क। और टेम्परेचर के साथ इंटरनल एनर्जी। तो इन दोनों में चेंज आएगा। तो इसका मतलब कि अगर मैंने कोई हीट दी है सिस्टम को कांस्टेंट प्रेशर पे, तो उसका एक हिस्सा इंटरनल एनर्जी में और एक हिस्सा वर्क डन में यूज हो गया है। अच्छा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कौन सा लॉ है? चार्ल्स लॉ। तो ये किस गैस लॉ को ओबे करता है? चार्ल्स लॉ को ओबे करता है। अब इस प्रोसेस में हम देख रहे हैं कि जो प्रेशर है इनिशियल वॉल्यूम पर भी P है, फाइनल वॉल्यूम पर भी P है। तो अगर मैं दो पॉइंट्स को कनेक्ट करूं तो आई गेट अ स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप और एरिया क्या होंगे? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप एंड एरिया ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन? तो स्लोप तो जीरो है ना, और व्हाट अबाउट एरिया? एरिया इज इक्वल टू वर्क डन। दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड आइसोबार and the area under isobar is equal to work done and the slope s is already 0 क्योंकि y में कोई चेंज नहीं आ रहा। इस प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की क्या वैल्यू होगी वो भी इंपॉर्टेंट है, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आप इसे कह सकते हैं। तो बल्क मॉडुलस b is equal to change in pressure per unit volumetric strain, change in volume per unit original volume। अब क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो चेंज इन प्रेशर क्या हुआ? जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज जीरो। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसके लिए बल्क मॉडुलस जीरो हो गया? आइसोबैरिक प्रोसेस में बल्क मॉडुलस जीरो है। ठीक है। सेकंड में आइसोकोरिक प्रोसेस, यू हैव गिवन द हीट टू द सिस्टम कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट। अब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा तो अब टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि heat given to the system at constant volume is converted into internal energy of the system, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट होने पर वर्क डन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, इसे आप लूजे लॉ कहेंगे। और यहाँ पे आपके पास देखें इनिशियल प्रेशर पर भी वॉल्यूम V है और फाइनल प्रेशर पर भी वॉल्यूम V ही रहा। The graph is a straight line parallel to y-axis. This straight line is called isochore। और आइसोकोर की स्लोप इनफाइनाइट है और इसका एरिया जीरो है। एरिया इज वर्क, और वर्क हमने पहले ही बता दिया कि जीरो होगा क्योंकि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया। अब अगर इधर आके हम बल्क मॉडुलस के लिए कैलकुलेशन करें, डेल्टा पी, ये वाला v ऊपर रख देता हूँ, v डिवाइडेड बाय डेल्टा v क्या है? एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो इज। तो वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट हो जाएगा? आइसोकोरिक प्रोसेस है। ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट इज गिवन टू द सिस्टम कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। कांस्टेंट टेम्परेचर, आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर में कोई नहीं चेंज आ रहा है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट पे या मेल्टिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे आप सिस्टम को हीट देंगे, टेम्परेचर में चेंज नहीं आएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो भी हीट आप दे रहे हैं वो बॉन्ड ब्रेकिंग में इस्तेमाल हो रही है।
तो यहाँ पे टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। अब प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम कम होगा, तो प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम कम होगा, P is inversely proportional to V, this is Boyle's law, ये Boyle's law बन गया। एंड देन यहाँ पर जो हीट आपने दी है वो किस में कन्वर्ट हुई, वर्क में कन्वर्ट होगी। अब अगर आप देखें तो इनिशियली वॉल्यूम कम था और प्रेशर ज्यादा था, तो ये आपका इनिशियल प्रेशर और इनिशियल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर में कमी आई है, तो फाइनल प्रेशर इज लेस देन इनिशियल प्रेशर बट फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। आपके पास एक ग्राफ बना है व्हिच इज कॉल्ड एज आइसोथर्म। व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ? हाइपरबोला। इनवर्स रिलेशन का ग्राफ है तो डेफिनेटली हाइपरबोला। अच्छा, इस ग्राफ की स्लोप किसके बराबर होगी? इट इज चेंज इन प्रेशर टू चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा P बाय डेल्टा V। और इस ग्राफ का एरिया ऑलरेडी हमें वर्क ही देगा और इसका बल्क मॉडुलस नॉन जीरो है, बस इसमें सिर्फ यही मेंशन करेंगे। एडियाबैटिक प्रोसेस, नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। अब सिस्टम में कोई हीट एंटर या लीव नहीं हो रही, जैसे कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर। लैप्लेस ने क्या कहा था? यस, कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो उससे एडियाबैटिक प्रोसेस इसीलिए कहा था कि द प्रोसेस इज परफॉर्म वेरी क्विकली, बहुत तेजी से ये प्रोसेस हो रहा है, हीट के फ्लो को टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो प्रोसेस एडियाबैटिक है। अब प्रेशर ड्रॉप करने पर, प्रेशर डिक्रीज होने पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब नहीं, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, प्रेशर डिक्रीज किया है तो एक मिनट, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, मैंने इसको गलत फिल कर दिया। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और टेम्परेचर, अब टेम्परेचर क्यों डिक्रीज हुआ है? क्योंकि सिस्टम ने वर्क डन किया है एट द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। बाहर से तो आपने कोई हीट नहीं दी थी ना, तो सिस्टम अब अपनी इंटरनल एनर्जी यूज करके पुश कर रहा है एनवायरनमेंट को अपवर्ड, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो रही है। इंटरनल एनर्जी कम होने से टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो अब आपने कोई भी हीट नहीं दी, सो वर्क डन प्लस डेल्टा U इज इक्वल टू 0, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नहीं, पॉजिटिव वर्क डन, एक्सपेंशन हुआ है। यहाँ पे आप देखें, आप वॉल्यूम से वर्क डन को चेक करेंगे, यहाँ पे इस नेगेटिव साइन को देख के बच्चों को यही कंफ्यूजन होती है कि वर्क डन नेगेटिव है। वर्क नहीं, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जो नेगेटिव है। वर्क एज अ होल पॉजिटिव आएगा, मैं आपको साबित कर देता हूँ। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। डेल्टा U मींस फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। सो डेल्टा W इज इक्वल टू माइनस फाइनल इंटरनल एनर्जी, फर्स्ट कीजिए 6 है, इनिशियल 10 थी, इनिशियल ज्यादा फाइनल कम, रिजल्ट नेगेटिव होगा। So it is -4, minus, तो वर्क डन इज पॉजिटिव, साबित हुआ कि वर्क डन तो पॉजिटिव है। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V to power gamma, where gamma is Poisson ratio, adiabatic index, adiabatic constant, इसके वेरियस नाम है। एडियाबैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स भी कहते हैं, पाइजन रेशियो भी कहते हैं। आज इसको भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, और ये क्या है? ये बेसिकली मॉडिफाइड बॉयल्स लॉ है। अब यहाँ पे फॉर द सेम चेंज इन वॉल्यूम, आप देखिएगा कि मैं चेंज इन वॉल्यूम का स्टैंडर्ड बना रहा हूँ। जितना चेंज आइसोथर्मल प्रोसेस में आया था वॉल्यूम में, उतना ही चेंज एडियाबैटिक प्रोसेस में भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रेशर में डिक्रीज आएगा, इट इज ग्रेटर देन द आइसोथर्मल प्रोसेस। यहाँ पे प्रेशर में बहुत ज्यादा डिक्रीज आता है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस, तो इसको हम कहते हैं एडियाबेट। और जब आप लोगों को मैंने ग्राफिकल एनालिसिस सारे ग्राफ्स का मतलब पढ़ाया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि इनवर्स रिलेशनशिप का ग्राफ क्या होता है, हाइपरबोला। और फिर मैंने कहा था कि जितने भी इनवर्स रिलेशन के ग्राफ हैं उनमें फर्क क्या होगा, पावर का फर्क होगा। तो इन तीनों में अब क्या फर्क है
सबसे ज्यादा स्टीपर कौन है? लाइक आप इससे आइडेंटिफाई करें, फर्ज करें ये हमारे पास एक ग्राफ है, ये दूसरा ग्राफ है और ये तीसरा ग्राफ है। तीनों में चेंज इन वॉल्यूम समझो मैंने सेम रखा हुआ है। ये किसका ग्राफ होगा? ये 1/√x का ग्राफ है, ये 1/x का, और ये यानी पावर जितनी बढ़ेगी उतनी स्टीपर स्लोप होगी, उतना ज्यादा तेजी से स्लोप डिक्रीज होगी या इंक्रीज। स्लोप तो यहाँ पे देख लें तीनों की डिफरेंट है। प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो देखें चेंज इन वॉल्यूम सेम है, ये फाइनल वॉल्यूम है सबके लिए और ये इनिशियल वॉल्यूम है सबके लिए, लेकिन इनिशियल प्रेशर सबका सेम था तो 1/√x में प्रेशर में इतना ज्यादा ड्रॉप प्रेशर से हाफ हुआ है। लेकिन यहाँ पे फर्ज करो कि 3-4 हो गया और यहाँ पे बहुत कम हो गया, 1/8 लग रहा है प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया। यानी आप प्रेशर को वैल्यूज दें ना, यहाँ पे आप समझे कि 10 है तो यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 2.5 होगा और यहाँ पे ऑलमोस्ट 0.5 हो जाएगा। तो इस तरह फॉर सेम चेंज इन वॉल्यूम द डिक्रीज इन प्रेशर इज ग्रेटर फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। तो ये आइसोथर्मल है तो ये एडियाबेट बन जाएगी। तो एडियाबेट इज मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल। फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं लाके। अच्छा स्लोप अगेन किसके बराबर है? गैमा टाइम्स डेल्टा पी बाय डेल्टा वी। स्लोप किसकी ज्यादा, आइसोथर्मल की कि एडियाबेट की? एडियाबेट की। कितनी ज्यादा है? गैमा टाइम्स ज्यादा है। तो हमें पता चल जाता है और इस ग्राफ का एरिया भी हमें वर्क ही देगा और इसका बल्क मॉडुलस भी नॉन जीरो है। तो इसमें हम अपने नोट्स जो लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि देखें जो आइसोथर्म की स्लोप है slope of isotherm that is delta p by delta v, लेकिन जो slope of adiabat है that is equal to gamma times delta p by delta v। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि slope of adiabat is equal to gamma times slope of isotherm, क्योंकि ये डेल्टा पी बाय डेल्टा वी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ आइसोथर्म को। तो ये इनका पूरा का पूरा कंपैरिजन बन जाता है। अच्छा इन प्रोसेसेस की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, आइसोबैरिक प्रोसेस की प्रैक्टिकल एग्जांपल, हीटिंग वाटर इन एन ओपन वेसल। एक ओपन वेसल में अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप किसी चीज को हीट अप कर रहे हैं तो प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस की एग्जांपल बन जाएगी। आइसोकोरिक प्रोसेस, प्रेशर कुकर द फेमस, कि वहाँ पे आप वॉल्यूम को फिक्स कर लेते हैं, सिस्टम को हीट अप करना शुरू कर देते हैं। बताइए कि फिर सिस्टम कौन से केस में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है, कांस्टेंट प्रेशर पे या कांस्टेंट वॉल्यूम पे? कांस्टेंट प्रेशर पे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस जैसे कि प्रेशर कुकर ये एक थर्मल बॉम्ब है, इसको आप हीट देते रहेंगे, अंदर प्रेशर एक टाइम पे बहुत ज्यादा होगा और ये एक्सप्लोड करेगा। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होती है एज कंपेयर टू आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, इनका कंपैरिजन हो गया। फिर आइसोथर्मल प्रोसेस, वो मैंने उसे एग्जांपल दे दी थी आप लोगों को। क्या एग्जांपल थी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन में लेटेंट हीट, मख्फी छुपी हुई, कि आप सिस्टम को हीट दे रहे हैं, यानी वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट दे रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो वो हीट कहाँ जा रही है? बॉन्ड ब्रेकिंग में इस्तेमाल हो रही है, स्टेट चेंज में इस्तेमाल हो रही है। एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल भी मैंने आपको दी, प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स इन एयर, बर्स्टिंग ऑफ टायर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ये सारे के सारे एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा ग्राफ को देखते हुए बताएं किस ग्राफ का एरिया सबसे ज्यादा है। देखो आइसोकोरिक प्रोसेस में तो एरिया है ही जीरो, आइसोबैरिक प्रोसेस में एरिया ज्यादा है, आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में। तो फिर वर्क डन कौन से प्रोसेस में मैक्सिमम है? मैक्सिमम वर्क इज डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस। ये इसके एमसीक्यू हो गए। अच्छा फर्दर हीट कैपेसिटी से शुरू करें और इसके नीचे जो कुछ भी है वो क्लियर कट पता चल जाता है। हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी कहते हैं गुंजाइश को। कोई भी अमाउंट ऑफ मास आपको मिल गई और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से इंक्रीज करना हो तो उसके लिए कितनी हीट चाहिए? दैट अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। चाहे आप 1 ग्राम मास ले लें, 1 किलोग्राम मास ले लें,
2 किलोग्राम ले लें, 10 किलोग्राम, बस उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है हीट कैपेसिटी। मजा उस वक्त आता है जब तमाम सब्सटेंसेस का मास सेम ले लें और फिर ये देखें कि किसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जैसे हम जानते हैं अगर हम एक गिलास पानी ले लें और एक गिलास शहद ले लें तो अब दोनों की अमाउंट तो सेम है, ठीक है, दोनों का वॉल्यूम सेम है, मास दोनों का डिफरेंट है क्योंकि शहद की डेंसिटी ज्यादा है और पानी की डेंसिटी कम है। आप ऐसा करें दोनों का मास भी बराबर कर दें और उसके बाद ज्यादा हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चेंज के लिए? हनी इज मोर विस्कस, उसका बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग है, वो इजीली टेम्परेचर रेज नहीं करेगा। टेम्परेचर रेज होने का क्या मतलब है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज हुई है। तो हनी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत विस्कस है, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी आसानी से बढ़ती नहीं है। तो हम फिर सब्सटेंसेस को कैरेक्टराइज करने के लिए उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से मदद लेते हैं कि हम कहाँ पर कौन सा सब्सटेंस इस्तेमाल करें। जैसे इस दरवाजे की लुब्रिकेशन के लिए, ताकि इससे फ्रिक्शन की वजह से कोई आवाज ना पैदा हो, इसके पार्ट्स टीयर अपार्ट ना हो फ्रिक्शन की वजह से, हम एक कम विस्कोसिटी वाला ऑयल इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इंजन में, गाड़ियों के इंजन में हाई विस्कोसिटी वाला ऑयल इस्तेमाल होगा और उस हाई विस्कोसिटी वाले ऑयल की का टेम्परेचर यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई की जाती हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जब ट्रांसफार्मर में भी ऑयल डलता है उस ऑयल की विस्कोसिटी और भी ज़्यादा होती है और इस विस्कोसिटी से अलग छोड़ो उसको, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और वो क्यों बड़ा होता है? ट्रांसफार्मर में कंटिन्यूसली चलता रहेगा, एडी करंट की वजह से हीट लॉसेस आएंगे और उन लॉसेस की वजह से जो हीट पैदा होगी वो कोर को मेल्ट कर सकती है, ट्रांसफार्मर की सॉफ्ट आयरन कोर को। तो वो ऑयल क्या करता है, उस हीट को कंटिन्यूसली अब्सॉर्ब करके ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एग्जैक्टली यही बताती है। अब हीट कैपेसिटी क्या है? इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गिवन मास बाय। अब यहाँ पे स्पेसिफाई ये कर दें कितनी हीट चाहिए किसी भी गिवन मास के लिए, ताकि उसका टेम्परेचर कितने डिग्री से रेज हो, 1 डिग्री से। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट कोई भी मास हो, लेकिन कोई भी मास से अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होती। अगर हम कहेंगे यूनिट मास ले लिया जाए तमाम सब्सटेंसेस का, तो फिर कंपैरिजन पॉसिबल है। क्या तमाम चीज़ों की सेम अमाउंट ऑफ मास ले लें, हनी, वाटर, ग्लिसरीन, पेट्रोल, डीजल, तो क्या वो सेम अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब करेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने? नहीं। इसलिए हम डिफाइन करते हैं क्या? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप मास, यूनिट मास में कितना मास लेंगे? नहीं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मर्जी आपकी। सब 1 ग्राम ले लें, सब 1 किलोग्राम ले लें, सब 500 ग्राम ले लें, बस यूनिट मास लें, सबका मास सेम हो, तब स्टैंडर्ड बनेगा। और अगर आपके मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफाइन करनी है तो उसमें फिर क्या होगा? 1 मोल हो जाएगा। और अगर आपने कहा कि मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो फिर इस सारे प्रोसेस में प्रेशर क्या रखें? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे फाइंड करनी है तो फिर वो एक्चुअली आइसोबैरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस की बात कर रहा है कि आप सिस्टम को हीट देंगे या तो आइसोबैरिक प्रोसेस में या आइसोकोरिक। तो ये इनकी डेफिनेशंस हैं। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मैथमेटिकल फॉर्म देखें। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन हमें पता है, सिंबल है सी। अब ये मैं आप लोगों को खुद करवाता हूँ, ठीक है? अच्छा, the amount of heat delta Q given to the system is directly proportional to the mass if you keep the temperature change constant. अगर आप टेम्परेचर चेंज कांस्टेंट रखें तो फिर अमाउंट ऑफ हीट किस पे डिपेंड करेगी? मास पे। इस बात का क्या मतलब है कि अगर आपने टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज करना है तो फिर 1 किलोग्राम का टेम्परेचर रेज करना आसान होगा कम हीट देके, और 2 किलोग्राम का टेम्परेचर रेज करने के लिए हीट भी। तो इसको आप यूं भी कह सकते हैं ना
एक प्याली चाय बनाने के लिए आपको फॉर एग्जांपल 1 कप चाय बनानी, वाटर बॉईल करना है, उसके लिए ज्यादा हीट चाहिए या 4 कप के लिए? सेम नहीं, 4 कप के लिए मास ज्यादा होगा तो हीट भी, टेम्परेचर चेंज यहाँ पे सेम है कि आप वाटर को रूम टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट तक हीट अप करना चाहते हो, तो 1 cup of tea it will take less time because the water will boil quickly, and in 2 cup it will take more heat, more time. So the heat is directly proportional to mass. If you keep the temperature change constant, और फिर this heat is directly proportional to change in temperature if you keep, हाँ ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने मास कांस्टेंट रखा है तो जितनी हीट ज्यादा देंगे उतना टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा. If you combine the two relations you get delta Q proportional to m delta T, या फिर delta Q is equal to C m delta T. इसमें से C की वैल्यू निकालें तो C is equal to delta Q divided by m delta T, which is your specific heat capacity. तो C का यूनिट क्या होगा? जूल पर केजी केल्विन इनटू केल्विन, या डिग्री सेंटीग्रेड भी ले सकते हैं आप. फिर आप अपने यूनिट को देखेंगे, उस हिसाब से आप तय कर सकते हैं. टेम्परेचर चेंज सेंटीग्रेड स्केल पर और केल्विन स्केल पर सेम ही होता है. अगर मैं कहूँ कि वाटर बॉयल हुआ है सेंटीग्रेड स्केल पर तो टेम्परेचर चेंज कितना है? 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर मैं कहूँ वाटर बॉयल हुआ है केल्विन स्केल में तो टेम्परेचर चेंज कितना है? 273 से 373. तो टेम्परेचर चेंज क्योंकि दोनों के लिए सेम है, इसलिए यहाँ पर केल्विन लिखें या सेंटीग्रेड, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. आपने बस अपने यूनिट्स को देख के डिसीजन लेना होगा. अच्छा, अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसमें क्या यूज हुआ है? मास. अगर मैं कहूँ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो फिर नंबर ऑफ मोल, बस एक ही चीज को चेंज करना है और ये आपके पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाएगी. ये देख सकते हैं आप, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिप्रेजेंटेड बाय C. तो यहाँ पे मास था, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल. तो अगर आप इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो ये आपके पास C n डेल्टा T बनेगा, जिसमें C की वैल्यू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय n डेल्टा T. यूनिट क्या होगा? जूल पर मोल पर केल्विन. इसकी दो टाइप्स होंगी, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए और एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए. तो वो दो टाइप्स यहाँ पे देख लेंगे. अच्छा, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बस इधर करें CV डेल्टा QV बाय डेल्टा T इनटू n, और यहाँ पे कर दें P, तो ये CV डेल्टा QP बाय डेल्टा n. मैं इसे लिख के भी करवा देता हूँ आप लोगों को. अच्छा, इधर लिखे सारे. डेल्टा Q is directly proportional to number of mole, directly proportional to change in temperature, directly proportional to n delta T. Constant of proportionality is C, where C is called molar specific heat capacity. तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया C का. अब बताएं इसकी दो टाइप्स कौन कौन सी है? एक कांस्टेंट प्रेशर पर है और एक कांस्टेंट, यानी एक आइसोबैरिक प्रोसेस है और दूसरा आइसोकोरिक. तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए CV किसके बराबर होगा? डेल्टा QV डिवाइडेड बाय n डेल्टा T. और आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए डेल QP डिवाइडेड बाय n डेल्टा T. अब इसकी अल्टरनेट फॉर्म क्या हो सकती है? ये बताइए कि जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर सिस्टम को हीट देता हूं तो सारी हीट किस में कन्वर्ट होती है? इंटरनल एनर्जी में. ये हमने अभी देखा पिछले ग्राफ में भी. यहाँ पे ये देखें, कांस्टेंट प्रेशर पर हीट दी थी तो कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी में, कुछ हिस्सा वर्क डन में, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर सारी हीट इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है. तो ये डेटा जब आप यहाँ पे यूज करेंगे तो यू गेट CV is equal to delta U divided by n delta T, and CP is equal to delta W plus delta U divided by n delta T. तो ये आपके सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन के आप मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिस्कस करें, फिर उसकी टाइप्स बताएं कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के लिए, और फिर उन्होंने ये कहा है पूरे सिलेबस में एक ही जगह पे कि प्रूव करेंगे CP माइनस CV किसके बराबर है? R के. तो ये है CP, ये है CV, सब्ट्रैक्ट करें R आना चाहिए. देखते हैं R आता है या नहीं आता. अच्छा, एक बात मुझे बताएं सारे, बिफोर आई इंडल्ज इनटू दिस डेरिवेशन,
PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए टेम्परेचर बढ़ाया तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, व्हिच इज चार्ल्स लॉ। ऐसा है। ये P डेल्टा V क्या कहलाता है? वर्क डन। तो इस चैप्टर में वर्क डन की आपको कई ढेर सारी इक्वेशंस मिल गई। अगर आपको याद हो तो वर्क डन की पहली इक्वेशन जो आपने इस चैप्टर में देखी कौन सी थी? P डेल्टा V। और आज वही P डेल्टा V एंड R डेल्टा T के बराबर हो गया। फिर दूसरी डेफिनेशन वर्क डन की, डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। फर्स्ट आप थर्मोडायनामिक्स से मिली हमें, तो इसको भी यूज कर सकते हैं आप। अच्छा, ये आपने हाईलाइट कर लिया। डायरेक्टली जंप इनटू Cp माइनस Cv। इधर देखो आप, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, Cp किसके बराबर है? डेल्टा Qp डिवाइडेड बाय n डेल्टा T माइनस डेल्टा Qv डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू डेल्टा Qp किसके बराबर है? डेल्टा W प्लस डेल्टा U माइनस ये डेल्टा QV किसके बराबर है? डेल्टा U। एलसीएम लेंगे इसका, n डेल्टा T। अब ये दोनों Cp माइनस Cv इज इक्वल टू डेल्टा W किसके बराबर है? nR डेल्टा T। तो nR डेल्टा T डिवाइडेड बाय n डेल्टा T। डेल्टा T n और n कैंसिल। प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। समझ आई कुछ? अच्छा, अब ये डेरिवेशन तो इंटर टेस्ट में आनी नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा न्यूमेरिकल्स में? ये न्यूमेरिकल्स में आपको थोड़ा सा तंग कर सकता है। जैसे देखें, डेल्टा QP किसके बराबर है? Cp n डेल्टा T के, या Cp m डेल्टा T के, है कि नहीं? ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होगी, और ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब ये क्या करेगा? बहुत आसान है। तो देखो, अच्छा, ये आपको मास भी बताएगा और टेम्परेचर भी बताएगा। देना था Cp, लेकिन ये क्या दे देगा? ये Cv दे देगा। अब आप सोच रहे होगे कि यार मुझे अगर Cp मिल जाता कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए तो मैं ये सॉल्व कर सकता, और उससे दिया हुआ क्या है? लेकिन उसने ये इसीलिए दिया है कि आप फॉर्मूला यूज करें, क्या? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, तो बताओ फिर Cv किसके बराबर होगा? Cp माइनस R इज इक्वल टू Cv। समझ आई भी नहीं आई? तो Cp की वैल्यू किसकी? नहीं, हम Cp निकालना चाहते हैं। एक मिनट, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू, हाँ, तो मुझे Cp चाहिए तो किसके बराबर होगा? तो मैं Cp इसके साथ Cv इसके साथ ऐड करके Cp निकाल लूंगा। इस तरह मुझे मेरा रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये इंटर कन्वर्जन सिर्फ इस वजह से करवाई गई है कि वो आपको हो सकता है यूं कह दे, डेल्टा QV इज इक्वल टू Cv एंड डेल्टा T। अब नंबर ऑफ मोल भी बता दे, चेंज इन टेम्परेचर भी बता दे, लेकिन Cv की जगह क्या दे दे? तो फिर Cv किसके बराबर होगा? Cv इज इक्वल टू Cp माइनस, हाँ, तो फिर आप Cv की ये वाली वैल्यू यूज कर लेंगे, Cp की वैल्यू इधर पुट करके Cv निकाल लेंगे। समझ आई? अच्छा, अगर वो ऐसा ना करे तो फिर कैसा कर सकता है? फिर वो आपके साथ यूं कर सकता है, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। इसमें दो किस्म के MCQs पाइसान रेशो से आते हैं। पाइसान रेशो या एडियाबेटिक इंडेक्स किसके बराबर होता है? Cp बाय Cv। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा? इस इक्वेशन को Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, एक दफा आप डिवाइड करें Cp पे थ्रू आउट, और फिर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R एक दफा डिवाइड करें Cv पे, और इसका सॉल्यूशन फाइंड करें। यू नीड टू फाइंड रिलेशन बिटवीन R and gamma. Well, what is R? Universal gas constant. And what is gamma? पाइसान रेशो या एडियाबेटिक इंडेक्स। तो इन दोनों का रिलेशन फाइंड करने के लिए दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। इधर तो सीधा कैंसिलेशन हो जाएगी, Cp Cp का क्या बचा? 1 माइनस Cv बाय Cp इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Cp।
अच्छा ये बताओ कि Cp बाय Cv किसके बराबर है? गैमा। तो फिर ये बताओ कि Cv बाय Cp किसके बराबर है? 1 बाय गैमा। तो इट इज 1 माइनस 1 बाय गैमा इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Cv। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो गैमा इंटू गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Cv। एक रिलेशन ये मिल जाएगा आपको। दूसरा रिलेशन Cv Cv, तो Cv बाय Cv, तो गैमा माइनस 1 इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Cv। तो ये इनके रिलेशनशिप हो गए। पाइजन रेशियो ये वही एडियाबेटिक कांस्टेंट है ना गैमा, इसका एक्चुअल नाम पाइजन रेशियो है, पाइजन साइंटिस्ट का नाम। अच्छा Cp बाय Cv, देखो Cp बाय Cv सिंपली हमें ये बता रहा है कि Cp इज ग्रेटर देन Cv। जैसे मैं ये क्वेश्चन लिखूं Cp इज इक्वल टू गैमा टाइम्स Cv। अब एयर के लिए गैमा की वैल्यू क्या है? 1.41। अब सुनो इसका फिजिकल मीनिंग। अगर मैं इसको यूं लिख दूं Cp इज इक्वल टू 141% ऑफ Cv, 100% से मल्टीप्लाई किए। इस इक्वेशन का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम? 41%। 141 नहीं, 41%। एडिशनल वैल्यू 100 से ऊपर वो 41 है। तो ये हमें बताता है गैमा कि एक गैस जैसे कि इस वक्त एयर है वो कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में कितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकती है। उसकी कैपेसिटी क्या है कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम के मुकाबले में कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी हीट एब्जॉर्ब कर सकती है। समझ रहे जी? हाँ आर की वही वैल्यू है, आर इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपकी आर की वैल्यू है। फिजिक्स में आप ये वाली वैल्यू यूज करेंगे क्योंकि हम वर्क डन को जूल में और नंबर ऑफ मोल टू मोल टेम्परेचर डिफरेंस को केल्विन